बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 4 लेके आई हूँ लाइफ प्रोसेसेस का। हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ कवर कर लिया उसका एक बार शॉर्ट में ओवरव्यू ले लेते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हमारे जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है उसका डिटेल कर लिया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने जो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किया था, यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्पेशली इन ह्यूमन में हम लोगों ने डिटेल में किया था। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में रेस्पिरेशन का आधा पोर्शन कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक मैकेनिज्म या फिर बेसिक पूरा प्रोसेस जो होता है स्टेप बाय स्टेप वो कैसे होता है रेस्पिरेशन का इन ह्यूमंस बात कर ली थी। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली जो रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। देखो, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में क्लियर कट बोला था कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में क्या होता है। रेस्पिरेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। रेस्पिरेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एक चीज आप समझिए, वो ये है कि जो हमारे प्लांट्स हैं ये हमारे इकलौते सोर्स होते हैं नेचुरल फूड के, यानी कि प्लांट से ही जो है हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखो इन प्लांट्स को एनिमल फीड करेंगे। ठीक है, ह्यूमंस भी फीड करते हैं, हम लोग भी तो खाते हैं, वेजिटेरियन जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद यही ह्यूमंस जो है कुछ एनिमल्स को खाएंगे। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनकी बात कर रही हूं मैं। ठीक है, और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो भी एनिमल्स को खाते हैं। तो ये पूरा हमारी एक फूड चेन है जिसमें हम लोग अल्टीमेटली हमारे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, एनर्जी हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब देखो, प्लांट को जब हम फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस कराते हैं तो क्या बन के आता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग रेस्पिरेशन में इस ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। समझ गए? अब देखो प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज को हम किसी सब्सटेंस में तोड़ेंगे, सपोज एक्स मान लिया। उसके बाद हम उसे और भी सब्सटेंस में तोड़ेंगे, वाई जेड, फिर इनको हम और सब्सटेंसेस में तोड़ेंगे, और जितना हो सके उतनी ज्यादा हम लोग एनर्जी को इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ऑप्ट करने वाले हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे? ये पूरा प्रोसेस आपका डिटेल्ड प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो एक बार ये चीजें नोट कर लिया। नोट क्या करना है, बस मैं इसे साइड वाले को इरेज कर देती हूँ जो मैंने आपको इस सब समझाने के लिए लिखा था। तो देखिए, आप यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन कर रहे हो, हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल ग्लूकोज लेके चलेंगे। ठीक है, ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग न्यूट्रिएंट्स किसे ले रहे हैं? ग्लूकोज को। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ग्लूकोज का डाइजेशन या फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे। ग्लूकोज जो है ये आपका 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, ग्लूकोज का हम लोग तोड़ते हैं पायरुवेट में। ठीक है, जब ग्लूकोज पहली बार टूटता है ना तो क्या बनाता है? वो बनाता है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसे हम लोग पायरुवेट बोलते हैं। पायरुवेट के पास 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पायरुवेट है इसको क्या करते हैं हम लोग? बताइए। इसे हम लोग आगे जाके अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, सबसे बहुत सारी अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। हम बेसिकली 3 रिएक्शंस के बारे में आपके जो क्लास 10 था उसके बारे में डिटेल में दे रखा है। सबसे पहले आप लोग पायरुवेट को जो हो तोड़ते हो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, लोकेशन है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग क्लास
साइंस में पढ़ के आ चुके हो कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पायरुवेट था, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या इक्वेशन बनती है, वही है CO2 प्लस H2O प्लस ATP। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होती है क्या होती है, एनर्जी होती है। इट इज द एनर्जी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट चीज हम लोग बात करने वाले हैं वो होगी हमारी ईस्ट के अंदर। ईस्ट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, देखो ईस्ट के अंदर बनता है हमारा इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है और ATP बनता है। सो इथेनॉल के साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगी, ATP। ATP को क्या बोलते हैं, एनर्जी। एक तो दो कंडीशंस हो गई। अब तीसरा है हमारी कंडीशन हमारी मसल्स की। जो हमारी मसल्स हैं वो भी रेस्पायर करती है, क्योंकि रेस्पिरेशन का बेसिक सा मतलब ये है किसी भी चीज को तोड़ना और उसे एनर्जी गेन करना। सो हमारी मसल्स को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो मसल्स के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एनर्जी होती है। दूसरी लोकेशन की बात करेंगे, वो है हमारी मसल। ठीक है, मसल के अंदर आपकी जो 3 चीजें बनेंगी वो है, सबसे पहले आपका लैक्टिक एसिड, फिर बनेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड एट लास्ट यू विल गेन ATP। ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो क्या किया हम लोगों ने, रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ग्लूकोज था उसके पास 6 कार्बन थे, C6H12O6, ये होता है ना ग्लूकोज का फॉर्मूला। हमने उसे तोड़ के पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने की है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इस जो ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ने वाला जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। एक मिनट, दूसरे मार्कर से लिखते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होगी। तो हम लोग इसे साइटोप्लाज्मिक ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ा, उस पर जो पायरुवेट था जिसके अंदर 3 कार्बन थे, देखो 6 कार्बन से 3 कार्बन बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अलग प्रोसेस होगा जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। ईस्ट जो है उसके अंदर अलग प्रोसेस होता है जिसमें हमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP मिलती है। और एट लास्ट हमारी मसल्स के अंदर हमें लैक्टिक एसिड, CO2 और ATP मिलती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ अब हम लोग देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कैसे होती है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ध्यान रखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन आपकी कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी आपकी ईस्ट के अंदर। ठीक है, अभी आप लोगों को अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी या फिर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो क्या बनाने वाली है, CO2 प्लस H2O और क्या बनाएगी, ATP। जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ईस्ट के अंदर, वो क्या बनाते हैं, आपका इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद आपको अप्रोक्स 36 to 38 ATP मिलती हैं।
ठीक है। और जबकि आप एनारोबिक रेस्पिरेशन कराते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ATPs मिलती हैं। तो मेरे को बताइए ज्यादा बेनिफिशियल कौन होगा? ऑब्वियसली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों एग्जिस्ट होता है, या फिर उसकी कुछ और इंपॉर्टेंस है क्या? देखिए, जो आपका ये इथेनॉल है ना, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो इसका मतलब जो इथेनॉल है इसका इकोनॉमिक पर्पस है। ठीक है, इस बारे में आपको ध्यान में रखना है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप सबको पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो है एक डबल्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। उसके पास 2 मेम्ब्रेन होती हैं। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि सिंपल प्लेन सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। और वो फोल्ड्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि वो जो है अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फटाफट से तीनों पॉइंट्स लिख लीजिए। हम लोग न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बाद डिस्कस करेंगे, वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो गया है कि हम लोगों ने खाना खाया। ठीक है, खाना खाने के बाद हम लोगों ने उसे जो है डाइजेस्ट करके उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो अब्जॉर्ब कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने रेस्पिरेशन के थ्रू उस जितना भी वो न्यूट्रिएंट्स थे उससे हम लोगों ने एनर्जी बना ली है। अब उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिसे हमने थ्रू आउट आवर बॉडी ट्रांसपोर्ट करना होता है, क्योंकि खाना हम लोग खाते हैं वो पेट में जाता है, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन एनस के थ्रू जितना भी वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। तो जो हम लोगों ने खाना खाया, जिससे जो डाइजेशन के बाद जो अब्जॉर्प्शन हुई है उसे हमें पूरी बॉडी में रोटेट करना होता है। ठीक है, पूरी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना होता है। ठीक है, जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं उसे भी हमें पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाना होता है। रेस्पिरेशन मैंने बताया था कि आप एनिमल्स के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे कराते हो, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का एक रफ सा आइडिया लेंगे। ठीक है, कल वाले लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन क्या है एक्चुअली? इट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द प्रोसेस which transport different substance throughout our body या फिर one's body। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक हम लोग 2 एस्पेक्ट्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एनिमल्स। एनिमल्स का क्या मतलब? हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, मुझे एक बात बताइए कि जो प्लांट है उसको क्या क्या ट्रांसपोर्ट करवाने की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो वो चीजें जो फोटोसिंथेसिस में यूज करने वाला है। ठीक है, खाना बनाना, खाना, मिनरल्स, वाटर, गैसेस जितने भी है, सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले वाटर, और क्या हो सकता है, मिनरल्स, फूड को ट्रांसपोर्ट कराना होगा भी, क्योंकि फूड सिर्फ लीव्स के अंदर बनता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। हमें प्लांट्स में वाटर, मिनरल, फूड, इन सब की क्या देखनी है, ट्रांसपोर्टेशन देखनी है। ठीक है, वाटर और जो मिनरल है वो साइड बाय साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं। कौन ट्रांसपोर्ट कराता है इन्हें? जाइलम। फूड जो है हमारा फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है,
अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में सारी की सारी चीज़ें क्या करते हैं हम लोग उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखिए क्या हो सकता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, प्रोटीन, और बताइए और क्या क्या चीज़ आप लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है। इन ह्यूमंस ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होता है, हमारे ब्लड की हेल्प से होता है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 9 में ब्लड की डिटेल्स पढ़ी होंगी, बट कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को हम लोग फ्लोएम जाइलम के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। So that's all for today's lecture. I hope you enjoy this, and if you do so, please hit the like button, do share this with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए stay positive, keep studying hard, keep yourself fit and healthy, and do not trouble your parents. Thank you.